हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र अर्थात सीडीपी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया चलती है। तो विकास की प्रक्रिया ये कब तक चलती है? आपका राइट आंसर होगा विकास जीवन प्रयत्न प्रक्रिया होती है, जीवन भर चलती रहती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम वृद्धि अर्थात ग्रोथ के संदर्भ में बात करते हैं तो ग्रोथ ये किशोर अवस्था तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। 18-19 वर्ष तक किसी भी व्यक्ति की उम्र ये लंबाई बढ़ सकती है, लेकिन जो विकास है ये जीवन प्रयत्न चलती रहती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बालक में किस आयु में सामान्य वाक्यों में त्रुटि सुधार की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है? तो ये किस आयु वर्ग में होती है? आपका राइट आंसर होगा 12 वर्ष में। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बुद्धि एक है। तो जीन पियाजे ने बुद्धि के संदर्भ में क्या कुछ कहा है? आपका राइट आंसर होगा जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर दिया गया। जब हम बुद्धि के संदर्भ में बात करते हैं, इंटेलिजेंस के संदर्भ में बात करते हैं, तो बुद्धि शब्द का पहली बार प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 1885 में किया गया है। और अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये आप जानते हैं कि बुद्धि समायोजन की योग्यता होती है, समस्या समाधान की योग्यता होती है, अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है, सीखने की योग्यता होती है, सोचने समझने की योग्यता होती है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, ये टर्मन के द्वारा कहा गया है। बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का योग है, ये कार्ल सैनी के द्वारा कहा गया है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की योग्यता होती है, ये वुड्रो के द्वारा कहा गया है। बुद्धि नई परिस्थितियों में सचेत अनुकूलन होती है, रॉस के द्वारा कहा गया है। और बुद्धि 3 प्रकार की होती है, किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक और गैरिट ने बुद्धि बोला कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है, मूर्त बुद्धि होती है, अमूर्त बुद्धि होती है और सामाजिक बुद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, थ्रस्टन द्वारा प्रस्तुत बुद्धि सिद्धांत प्राथमिक मानसिक योग्यता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है? तो यहाँ पे थर्स्टन के द्वारा कौन सी योग्यता नहीं होगी? प्राथमिक मानसिक योग्यता कौन इनमें सम्मिलित नहीं होगी? आपका आंसर होगा कि यहाँ पे संख्यात्मक योग्यता ये होती है, शाब्दिक प्रवाह होता है, प्रत्यक्षात्मक गति होती है, वाचन तत्परता, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं होती है, यह विचार निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो ये आप जानते हैं कि जीन पियाजे के द्वारा अपना संज्ञानात्मक जो विकास सिद्धांत है वो दिया गया है। जीन पियाजे के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी गई है। और अपना संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं में विभाजित किया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में निहित है। तो स्पीयरमैन ने बुद्धि के संदर्भ में क्या निहित होता है, इनके अनुसार क्या होता है? आपका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका एक सामान्य कारक तथा एक विशिष्ट कारक। ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, ये स्पीयरमैन के द्वारा नहीं कहा गया है। स्पीयरमैन का मानना है कि एक सामान्य कारक होता है और अनेक विशिष्ट कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? आपका राइट आंसर होगा, ये कहा गया है आपका सारे व टेलफोर्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा शास्त्री का यह मत है कि शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो बालक की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता करता है? आपका जो राइट आंसर होगा ये कहा गया था आपका रायबर्न के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर दिया गया है। यानी रायबर्न क्या है? ये एक शिक्षा शास्त्री हैं। इनका कहना है कि शिक्षण एक ऐसा संबंध होता है। तो शिक्षण हम किसको बोलेंगे? शिक्षण में स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। शिक्षक और छात्र के बीच में अंतःक्रिया होती है, इसको हम शिक्षण बोलते हैं। तो ये रायबर्न का कथन है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण शिक्षण से संबंधित नहीं है? तो इन चारों में से वो कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण है जो शिक्षण टीचिंग से संबंधित नहीं है? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे अभिप्रेरणा संबंधित है, रुचि संबंधित है, बुद्धि संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर होगा आकांक्षा स्तर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
यदि किसी परीक्षा में आपकी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी असफल हो जाते हैं तो आप निम्नलिखित में से किस पर इसका दायित्व डालेंगे। यदि आपकी कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो इसका जो दायित्व है वो आप किस पर डालेंगे। आपका जो राइट आंसर होगा, क्या आप विद्यालय की प्रबंधन समिति को कमज़ोर बताएंगे, कमज़ोर साबित कर देंगे। ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। विद्यालय में पठन पाठन की समुचित व्यवस्था का ना होना, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी आपकी कक्षा में फेल हुए हैं, ना कि किसी अन्य सब्जेक्ट में। आपका जो सब्जेक्ट है उसमें फेल हुए हैं तो दोष आपको दिया जाएगा, यानी प्रधानाचार्य का इसमें कोई रोल होगा नहीं। आपकी स्वयं की शिक्षण विधि, आपकी जो स्वयं की शिक्षण विधि है उसमें त्रुटि है, उसमें कमी है, उस शिक्षण विधि में आपको सुधार करने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार विशिष्ट कारक है। तो स्पीयरमैन के अनुसार विशिष्ट कारक क्या होता है। आपका जो सही आंसर है ये हो जाएगा, ये होता आपका परिशोधनीय होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपनी कक्षा के सृजनशील बालकों की सृजनात्मकता क्षमता का विकास करना चाहता है, इसके लिए उसको निम्नलिखित में से क्या नहीं अपनाना चाहिए। तो क्या इसमें से अपनाना नहीं चाहिए। आपका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। तो आपको नहीं बताना है, तो ये पॉइंट यहाँ पे सही दिया गया, इसको अपनाना चाहिए। तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, ये भी होना चाहिए। सृजनात्मक बालकों की पृथक कक्षा व्यवस्थित करना, यानी आपको इसका डिवीज़न, कक्षा में डिवीज़न नहीं करना है, किसी विद्यार्थी को आपको अलग नहीं मानना है, अलग नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तित्व के संदर्भ में सत्य है। तो यहाँ पर व्यक्तित्व के कथन में कौन सा सही दिया गया है। आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, ये आप जानते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के शील गुणों का संग्रह मात्र है। क्या ये पॉइंट सही होगा। आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल, ये पॉइंट यहाँ पे सही दिया, यानी यहाँ आपको सत्य कथन का चयन करना है, ये पॉइंट आपको गलत होगा यहाँ पे। व्यक्तित्व की अब ये आपका राइट आंसर होगा, व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का मिला जुला रूप होता है, प्रतिफल होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का स्वनियमन संकेत है। तो स्वनियमन संकेत ये क्या होता है। आपका राइट आंसर है ये होता है आपका उनके स्व अनुशासन तथा स्व नियंत्रण का होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक अभ्यर्थी का किसी सरकारी संस्था द्वारा नौकरी हेतु चयन नहीं किया गया, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप वह यह करता है कि वह रिश्वत का जमाना है। हम जैसे लोग कहाँ चयनित हो पाएंगे, उसकी यह प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस मनोरचना का घोतक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए आपका, ये हो जाएगा युक्तिकरण का। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अधिगम में व्यक्ति स्वयं प्रभावित न होकर समाज प्रभावित होता है, यह कथन है। अधिगम में, अधिगम को हम लर्निंग भी बोलते हैं, सीखना भी बोलता है। तो अधिगम में व्यक्ति स्वयं प्रभावित न होकर समाज को प्रभावित करता है, ये कथन सत्य है, असत्य है, अनिश्चित है, या इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ये असत्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सभी अधिगम शिक्षण का परिणाम होते हैं, यह कथन है। तो सभी अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है, क्या ये पॉइंट सही है। आपका राइट आंसर है ये पॉइंट बिल्कुल असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अधिगम में वांछनीय एवं अवांछनीय दोनों ही प्रकार के व्यवहार परिवर्तन का बोध होता है, यह कथन है। तो किस प्रकार का कथन होगा। आपका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका ये सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चे को एक वस्तु दिखाकर गुड़िया कहा जाता है, अगली बार बच्चा उस वस्तु को देखते ही गुड़िया कहता है, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो एक बच्चे को कोई वस्तु दिखाई जाती है, उसको गुड़िया कहा जाता है, तो बच्चा उसको दोहराने लगता है, उसको सीख जाता है, आगामी भी उसको गुड़िया कहता है। तो ये क्या है, ये किस चीज़ का उदाहरण है। आपका राइट आंसर होगा ये उदाहरण है यहाँ पे शाब्दिक सहचर्य अधिगम का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं का निराकरण करने हेतु सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रक्रिया है। तो सबसे श्रेष्ठ प्रक्रिया इन चारों में से कौन सी हो जाएगी। आपका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा आपका
विद्यार्थियों की क्षमताओं तथा योग्यतानुरूप विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अभिवृद्धि जो शब्द है इसका प्रयोग किस संदर्भ में करते हैं? आपका राइट आंसर होगा, ये आप जानते हैं कि अभी हम अभिवृद्धि एवं विकास के संदर्भ में बात कर रहे थे। तो अभिवृद्धि जो शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है शारीरिक अर्थ में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष प्रक्रिया के प्रमुख कार्य हैं। तो कक्षा कक्ष प्रोसेस यानी क्लासरूम जो प्रोसेस उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? आपका राइट आंसर होगा, ये हो जाएगा आपका दोनों होता है क्या? बिल्कुल दोनों होगा कि निदानात्मक कार्य होता है, उपचारात्मक एवं मूल्यांकन कार्य भी होता है। तो ए एवं बी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, समीक्षात्मक चिंतन का आशय है। तो समीक्षात्मक जो चिंतन है इसका आशय क्या होगा? आपका राइट आंसर है, इसका आशय होता है गुण दोष विवेचन। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि का प्रथम सोपान है। तो प्रोजेक्ट विधि ये क्या है? एक प्रकार की शिक्षण विधि है, टीचिंग मेथड है, और इसका प्रथम सोपान क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इसका क्या होता है? आपका राइट आंसर होगा, इसका प्रथम सोपान ये होता है परिस्थिति निर्माण करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, छात्रों को पढ़ाना चाहिए। तो छात्रों को पढ़ाना चाहिए, आपका राइट आंसर का चयन करना है। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे कि वैयक्तिक विभिन्नतानुसार, यानी कक्षा कक्ष में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को अपना शिक्षण कार्य संपन्न करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, कक्षा वार्ता में कक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षक को करना चाहिए। तो कक्षा वार्ता में कक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपका राइट आंसर होगा इन चारों में से शिक्षक को करना चाहिए कि सही उत्तर देने वाले विद्यार्थी को पीठ थपथपाना यानी प्रेरणा देना, उनको मोटिवेशन देना, ये पॉइंट सही दिया गया है। श्यामपट्ट पर शिक्षार्थियों के उत्तर लिखना, ये पॉइंट भी सही दिया गया है। छात्रों के उत्तरों को स्वयं दोहराना, ये पॉइंट सही दिया गया है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? यानी शिक्षण करते समय, टीचिंग करते समय शिक्षक को किस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? इन चारों में से आपका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, संवेग क्या है? तो संवेग क्या होता है? इमोशन, इसको इमोशन भी कहते हैं। तो संवेग क्या होता है? आपका राइट आंसर है संवेग प्यार व स्नेह होता है क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्रोध व भय होता है। उत्तेजना या भाव में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में कभी सकारात्मक गुण हैं, सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि यह गुण सकारात्मक कहलाता है। तो क्या कहलाता है? आपका जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ये हो जाएगा आपका परिवेश का प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो आपको इन चारों में से कौन सा अपनाना चाहिए? आपका जो राइट आंसर है आपको अपनाना चाहिए कि कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए और कारण का पता लगते ही उसका समाधान करना एक शिक्षक का कर्तव्य होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।